नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो चैप्टर सेकंड है, जो प्रावधान करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में, और इसी के साथ साथ चैप्टर फिफ्थ जो कि राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान करता है, इन दोनों चैप्टर को एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि हम इसके दोनों चैप्टर्स के जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से समझ पाएं और उनको लर्न कर पाएं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो अध्याय 2 की धारा 3 है, यह प्रावधान करती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसी के साथ साथ हम देखें अध्याय 5 की धारा 21, यह राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब यहां पर जो है हम इन दोनों सेक्शंस को जो है एक साथ देख रहे हैं, जिससे कि हम इन दोनों सेक्शंस को अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले देखते हैं धारा 3, जिसके अंतर्गत जो है टोटल 5 सब सेक्शन से 5 उपधाराएं हैं, जिसकी उपधारा 1 जो है यह प्रावधान करती है कि केंद्रीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेगा। अब यहां पर ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अधिकारता दी गई है। अब इसके बाद जो उपधारा 2 है धारा 3 की, यह कहती है कि भाई जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्य जो हैं, यह कितने होंगे और किस व्यक्ति को जो है अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा। अब यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 2019 में संशोधन कर इसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, उसको भी जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो बात समझ में आई। 2019 के पहले केवल मुख्य न्यायमूर्ति को ही नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो है ऐसा व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखें बी पॉइंट पर, तो यहां पर व्यवस्था दी गई है कि एक सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो है सदस्य नियुक्त किया जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने अध्यक्ष के संबंध में देखा, तो हमने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा है या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि यहां पर वह व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है, उसके बाद नियुक्त किया जाएगा अध्यक्ष के लिए। लेकिन सदस्य के लिए क्या व्यवस्था है, यहां पर वर्ड यूज किया गया है कि न्यायाधीश है या रहा है। मतलब कि जो वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, उसको नियुक्त किया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है सुप्रीम कोर्ट जज से, तो उसको भी नियुक्त किया जा सकता है सदस्य के रूप में। फिर इसके बाद आगे हम देखें, एक सदस्य जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। मतलब भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उन उच्च न्यायालयों का कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है उसका मुख्य न्यायाधीश रहा है उन हाईकोर्ट्स में से किसी में भी, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सदस्य नियुक्त किया जा सकता है ना। अब इसके बाद हम देखें कि चौथे पॉइंट पर, अब यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट क्या है उसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट की कंडीशन। प्रेजेंट की कंडीशन में जो है 3 सदस्य, जिसमें से एक महिला होगी, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है। मतलब 3 लोग ऐसे या 3 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें से एक महिला का होना कंपलसरी है, जो कि विशेष ज्ञान रखते हैं मानव अधिकार के विषय में, जो कि व्यवहारिक अनुभव रखते हैं मानव अधिकारों के विषय में। अब 2019 से अमेंडमेंट से पहले बात समझिएगा, यहां पर जो है केवल 2 सदस्यों की व्यवस्था थी, लेकिन 2019 के बाद जो है यहां पर 3 सदस्य कर दिए गए। तो इस बात को आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं उपधारा 3 को, यह कहती है, क्या कहती है बात को समझिएगा। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कुछ ऐसे आयोग के अध्यक्ष हैं, जैसे कि
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, फिर इसके साथ साथ अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष या फिर दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त। अब दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त हम डेफिनेशन क्लॉज में देख चुके हैं कि मुख्य आयुक्त के अंतर्गत किसको माना गया है, कौन है मुख्य आयुक्त, जो कि दिव्यांगजन अधिनियम के अंतर्गत मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इन आयुक्तों को अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कुछ जो है जांच करने के लिए सशक्त किया है धारा 12 के अंतर्गत, जब धारा 12 की खंड बी से लेकर जे तक के लिए इन आयोगों के अध्यक्षों को कुछ कार्य दिया जाता है, तो इन आयोगों के अध्यक्ष को जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य समझा जाएगा। तो यहां पर जो है ये टोटल 7 ऐसे आयोग के अध्यक्षों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 2019 के पहले जो है यहां पर केवल 5 आयोगों का उल्लेख किया गया था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो है 2 आयोग और जोड़ दिए गए। कौन कौन से जोड़े गए हैं, ये रेड पेन से जो लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष को जोड़ा गया है और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को जो है यहां पर जोड़ा गया है। तो इसमें जो है इन आयोगों के अध्यक्ष को अगर कोई कार्यभार दिया जाता है, कोई कार्य दिया जाता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा, जब इन आयोगों के अध्यक्ष जो है यह कार्य करते हैं तो इन्हें जो है आयोग का सदस्य समझा जाता है। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखते हैं उपधारा 4 को यह प्रावधान करती है कि आयोग का एक महासचिव होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, जो कि आयोग के मुख्य कार्यपालक या हम कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी होगा, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण में और उसके निर्देशों पर कार्य करेगा। अब इसके बाद जो उपधारा 5 है, बात को समझिएगा, इसमें बताया गया है आयोग का मुख्यालय। तो आयोग का मुख्यालय दिल्ली है, लेकिन जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चाहे तो अपने मुख्यालय के अलावा उसके खंड जो है अलग अलग राज्यों में भी बना सकता है। लेकिन यहां पर हम देखें याद करने के लिए, एग्जाम के लिए, तो आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। तो इस प्रकार से धारा 3 जो है इन 5 उपधाराओं के साथ बटी हुई है। अब हम देखते हैं धारा 21, जो कि राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में। अब इस धारा 21 में जो है टोटल 8 उपधाराएं, टोटल 8 सब सेक्शंस हैं, जिसमें उपधारा 1 ये प्रावधान करती है कि राज्य सरकार जो है क्या करेगी, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करेगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि भाई राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है, राज्य सरकार। मतलब जिस किसी भी राज्य जो है, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ की सरकारें जो है अपने यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर सकती हैं। फिर इसके बाद जो उपधारा 2 है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, ये जो है किनसे मिलकर बनेगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, किसको सदस्य नियुक्त किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जो है एक अध्यक्ष होगा जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। फिर इसी के साथ साथ 2019 में यह अमेंडमेंट कर जोड़ा गया कि हाईकोर्ट का कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश है, रह चुका है, उस व्यक्ति को भी जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है राज्य मानव अधिकार आयोग का। तो यहां पर हमने देखा। फिर इसके बाद एक सदस्य जो है किसको बनाया जाएगा, जो कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो है एक सदस्य बनाया जा सकता है। या राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज रहा है या है, ऐसे व्यक्ति को भी जो है सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा व्यक्ति जो है कम से कम 7 वर्ष का जो है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में उसको अनुभव हो, उसी व्यक्ति को जो है यहां पर सदस्य बनाया जाएगा। फिर इसके बाद एक सदस्य जो है जिन्हें मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को जो है एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा। तो यहां पर जो है टोटल कितने हो गए, एक अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य हो गए, टोटल 3 लोगों से मिलकर जो है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। अब वहीं पर हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में देखें तो वहां पर कितने अध्यक्ष और सदस्य को मिलाकर हो रहे थे, तो एक अध्यक्ष और इसके बाद जो है 5 सदस्य। तो यहां पर टोटल 6 लोग हैं और यहां पर 3 लोग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 21 की उपधारा 3 को, जो कहती है
एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो कि एक सचिव कहलाएगा। अब ये जो सचिव है यह राज्य मानव अधिकार आयोग जो है उनके अध्यक्ष के निर्देशों पर काम करते हैं, जो इनको कार्य दिए जाते हैं उनको निष्पादित करते हैं। अब इसके बाद देखें उपधारा 4 जो कि कहती है राज्य आयोग का मुख्यालय। तो बात को समझिएगा, हर राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने राज्य में जहां पर भी राज्य आयोग का मुख्यालय बनाना चाहता है वहां पर उसको स्थापित करवा सकता है। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब इसके बाद जो उपधारा 5 है इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य आयोग जो है किन विषयों की जांच कर सकता है, उसका जो है किन विषयों पर क्षेत्राधिकार है जिसकी वह जांच कर सकता है। वहीं हम देखें कि जो राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है उसके संबंध में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह किन विषयों की जांच कर सकता है। वास्तव में राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है सभी विषयों पर जांच कर सकता है जहां पर कि उसको यह लगता है कि इसमें जो है मानव अधिकारों का हनन हुआ है, उन सभी विषयों पर जांच कर सकता है। लेकिन अगर हम राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में देखें तो इसकी जो उपधारा 5 है यह प्रावधान करती है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 जिसके अंतर्गत स्टेट लिस्ट का उल्लेख किया गया है और कॉन्करेंट लिस्ट का उल्लेख किया गया है, इन विषयों से संबंधित जो विषय हैं उनके संबंध में ही राज्य मानव अधिकार आयोग जो है जांच कर सकता है। तो यहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो उपधारा 6 है ये प्रावधान करती है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है किसी अध्यक्ष या सदस्य को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य है, उसको जो है किसी 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक राज्य में जो है राज्य के लिए के मानव अधिकार आयोग के लिए जो है अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई आपको। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, 2019 में यहां पर सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 को जोड़ा गया है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सेक्शंस के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया समझिएगा। जो हमारे टेरिटोरियल जो राज्य हैं, जैसे कि हमारे जो टेरिटरीज हैं, उन टेरिटरीज के बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहां पर जो उपधारा 7 है ये कहती है कि केंद्र सरकार संघ राज क्षेत्र दिल्ली से भिन्न जो संघ राज क्षेत्र हैं द्वारा निर्वाहित किए जा रहे मानव अधिकारों के संबंध में कृत्यों को जो है आदेश द्वारा राज्य आयोग को सौंप सकेगी। अब बात को समझिएगा, इसमें प्रावधान केवल इतना सा किया गया है कि जो हमारे संघ राज क्षेत्र हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, वह अगर किसी मानव अधिकार से संबंधित कोई कृत्य कर रही है, कोई जो जांच वगैरह कर रही है, तो उस कृत्य को जो है किसी राज्य आयोग को सौंपा जा सकता है, किसी राज्य आयोग को उन कार्यों के लिए उनको दिया जा सकता है। लेकिन उपधारा 7 के अंतर्गत जो है दिल्ली राज्य क्षेत्र नहीं है, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसको शामिल नहीं किया गया है, जिसके बारे में उपधारा 8 में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली संघ राज क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा, आयोग से तात्पर्य यहां पर क्या है, यहां पर राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है, तो आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। मतलब ऐसे कार्य जो कि दिल्ली संघ राज क्षेत्र या दिल्ली यूनियन टेरिटरी के द्वारा कोई जांच वगैरह की जा रही है, तो उस कार्य को जो है किसको सुपुर्द कर दिया जा सकता है, राष्ट्र मानव अधिकार को किया जा सकता है, वह जो है ऐसी कार्रवाइयां कर सकती हैं। तो यहां पर हमने धारा 21 और धारा 3 को एक साथ देखा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप भी जो है इन्हें एक साथ देखिएगा। अब हम देखते हैं आगे की सेक्शंस क्या प्रावधान करती हैं। मित्रों, जो हमारी अगली सेक्शंस हैं वह बताती हैं राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, और वहीं हम देखें राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। यहां पर जो है सेक्शन 4 जो है राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के संबंध में बात करती है, वहीं धारा 22 सेक्शन 22 जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बात करती है। तो मित्रों सेक्शन 4 जो है ये कहती है अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहीं अगर हम राज्य मानव अधिकार आयोग को देखें तो इसकी सेक्शन 22 धारा 22 जो है ये कहती है राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बात समझ में आई कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा।
वहीं हम राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है या यहां पर राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है, ये नियुक्तियां जो है एक समिति गठित की जाती है। केंद्र के लिए अलग समिति है, राज्य के लिए अलग समिति है। ये समिति गठित की जाती है और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, अगर वह समिति केंद्र के लिए है तो उस समिति का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, और अगर वह समिति राज्य के लिए है तो उसका जो अध्यक्ष होगा वह मुख्यमंत्री होगा। इन समितियों की रिपोर्ट पर, अनुशंसा पर, ध्यान रखिएगा, ये समिति जो है ऐसे राष्ट्रपति को यहां पर या राज्य में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगी, अनुशंसा करेगी कि फलाना फलाना व्यक्ति को जो है आप अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर लीजिए, वहीं राज्य में अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर लीजिए। तो इस समिति की रिपोर्ट पर यहां राज्यपाल नियुक्ति करेगा और यहां पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। अब मित्रों इसके बाद जो है हमारी जो अगली 2 सेक्शंस हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत धारा 5 और राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत धारा 23, यह दोनों धाराएं भी सिमिलर हैं। यह बात करती हैं कि अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र या हटाया जाना, केंद्र में मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, वहां अगर राज्य में देखें तो धारा 23 बताती है राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं किसी सदस्य को हटाया जाना या त्यागपत्र। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों धाराओं में भी कुछ सिमिलरिटी है और कुछ अंतर है जिसको हमें समझना है। देखिएगा, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह त्यागपत्र किसको दे सकेंगे? भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकेंगे। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो धारा 23 हमें बताती है कि राज्य के राज्यपाल को संबोधित करते हुए त्यागपत्र, मतलब राज्य के जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह धारा 23 के अंतर्गत राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है आप समझिएगा, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई कि भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वहां पर नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, तो राष्ट्रपति ने नियुक्ति की तो उसको ही संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे दो। यहां पर भी अगर राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत नियुक्ति राज्यपाल ने की तो राज्यपाल को ही त्यागपत्र जो है अपना संबोधित करते हुए दे दो। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन दोनों सेक्शंस में जो है अंतर है। अब यहां पर यह बताया गया है धारा 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए यहां बताया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार, ध्यान रखिएगा, साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जाना, मतलब राष्ट्रपति जो है साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि साबित कदाचार और अक्षमता की जांच जो है कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना है और हटाने के लिए जो आधार है वह साबित कदाचार या अक्षमता है, तो साबित कदाचार अक्षमता की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और इस जांच के आधार पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। वहीं अगर हम राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करें तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि ये पावर जो है राष्ट्रपति के पास ही है, मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाना है। किस आधार पर? साबित कदाचार के आधार पर या अक्षमता के आधार पर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर अगर पद से हटाना है तो यहां पर भी राष्ट्रपति हटा सकता है। और वहीं राष्ट्रपति जब इन्हें हटाएगा तो उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है साबित कदाचार या अक्षमता की जांच करेगा। अब इसको बहुत सिंपल सी बात करिए, देखिए कि यहां पर राष्ट्रपति ही क्यों हटा रहा, बात समझिएगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं ये किस लेवल के लोग हैं? ये लोग हैं हाईकोर्ट के जस्टिस, या तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति, तो इनका क्रेडिट राज्यपाल के बराबर ही होता है। तो राज्यपाल इनको नहीं हटा सकता, तो इनको हटाने की कार्रवाई कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहां पर आप इस तरह से इसको
ध्यान रखिएगा इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हम इसको बोले, क्योंकि कायदे से देखा जाए कि राज्यपाल ने नियुक्ति करी, राज्यपाल को ही त्याग पत्र देना है, तो देखा जाए तो राज्यपाल को ही इन्हें साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाना चाहिए था। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल नहीं हटा रहा है, यहां पर हटा कौन रहा है, यहां पर हटा रहा है राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल जो है उनके समतुल्य अधिकारी है। ये जो रैंक है, इस रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के समतुल्य होते हैं इनकी पावर्स, या हम कह सकते हैं सिमिलर रैंक है, तो इसलिए राज्यपाल यहां नहीं हटाता है, हटाता कौन है, राष्ट्रपति अपने आदेश से उनको हटाता है। अब हम जो है इसका थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, तृतीय जो बिंदु है, जो कि उपधारा 3 है धारा 5 की, और यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि धारा 23 की उपधारा 3 भी सिमिलर ही है। मतलब हम जो है धारा 5 की उपधारा 3 देखेंगे तो उसको आप जो है धारा 23 की उपधारा 3 भी मान के चलिएगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि निम्न कारणों से भी हटाया जा सकता है, मतलब अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो है इन निम्नलिखित 5 कारण यहां बताए गए हैं, इन 5 कारणों से भी राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष या फिर राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों को भी हटाया जा सकता है। तो क्या कहता है, पहला कहता है दिवालिया न्याय निर्णित हो जाने पर, मतलब अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य जो हैं दिवालिया न्याय निर्णित हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट डिसाइड हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो है पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो है अगला बताता है कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक रोजगार में लगता है, मतलब अध्यक्ष या सदस्य जो है अपने कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक, मतलब किसी सैलरी वाली पोस्ट पर काम करते हैं, वैतनिक रोजगार में लगते हैं, तो भी उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर है मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अयोग्य हैं, मतलब कि यहां पर राष्ट्रपति को यह लगता है कि कोई ऐसा जो अध्यक्ष या सदस्य है जो कि मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अब जो है क्या हो गया, अयोग्य हो गया है, तो राष्ट्रपति यहां पर उनको भी हटा सकता है। वही कंडीशन राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए यहां पर भी राष्ट्रपति जो है उपधारा 3 में हटाएगा। आगे कहता है चौथे पॉइंट में कि विकृचित का है, मतलब कि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो है विकृचित का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया, मतलब उसकी चित्र विकृता को जो है किसी सक्षम न्यायालय ने घोषित कर दिया है कि ये जो व्यक्ति है यह चित्र विकृत हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको पद से हटा दिया जाएगा। और आखिरी नंबर पे है किसी अपराध के लिए जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला है सिद्ध दोष हो गया। यहां पर कन्वेक्शन जरूरी है, मतलब कि ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें उसको जो है राष्ट्रपति की राय में जो है नैतिक पतन का है और उस मामले में ऐसा व्यक्ति जो है सिद्ध दोष हो गया है एवं उसे कारावास या कारागार की सजा दे दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। यहां पर उपधारा 3 के लिए चाहे वो धारा 5 की उपधारा 3 हो या धारा 23 की उपधारा 3 हो, दोनों में जो है राष्ट्रपति जो है इन आधारों पर अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकता है। तो मित्रों इस प्रकार जो हमने यहां पर देखा, अब हम देखते हैं हमारी अगली सेक्शंस क्या बोलती हैं। मित्रों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो अध्याय 2 की धारा 6 है, यह प्रावधान करती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि के बारे में, कि ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्य जो हैं कितनी अवधि तक जो है अपना कार्यभार संभालेंगे, कब तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे। वही हम देखें अध्याय 5 की धारा 24, यह प्रावधान करती है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि के संबंध में, कि भाई राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, यह कितनी अवधि तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अब यहां पर इस बात को आप समझिएगा कि इन दोनों सेक्शंस में जो है प्रावधान सिमिलर हैं। जो प्रावधान जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए है, वही प्रावधान जो है सिमिलर की सिमिलर प्रोविजन जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए भी हैं। तो यहां पर हम जो है इन दोनों सेक्शंस को एक साथ देख रहे हैं, तो देखते हैं धारा 6 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 6 के अंतर्गत जो है 3 उपधाराएं, 3 सबसेक्शन है, जिसकी उपधारा 1 जो है अध्यक्ष की पदावधि के संबंध में, जो चेयरपर्सन है उनका जो टेन्योर पीरियड है, उनका जो पदावधि है, कितनी पदावधि तक अपना पद धारण कर सकते हैं, इसके बारे में प्रावधान करती है।
अब इस सेक्शन में जो है 2019 में जो है अभी अमेंडमेंट भी हुआ है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो अध्यक्ष हैं यह अपनी 3 वर्ष तक की अवधि तक जो है अपना पद धारण कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि 2019 के अमेंडमेंट से पहले जो है यह अवधि 5 वर्ष थी। मतलब अध्यक्ष जो है अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकते थे 2019 के अमेंडमेंट के पहले तक। 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो है अब क्या हो गया है कि अब जो अध्यक्ष महोदय हैं अपनी नियुक्ति से 3 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण कर सकते हैं या 70 वर्ष की आयु तक। अब इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर इनकी आयु 70 वर्ष हो जाएगी, अगर इनकी आयु जो है 70 वर्ष कंप्लीट हो गई है तो इनको जो है पद मुक्त कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है अध्यक्ष के संबंध में क्या प्रावधान हुए कि भाई ये जो है अपनी नियुक्ति से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, 3 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाएंगे तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, और अगर 70 वर्ष की आयु को ये प्राप्त कर लेंगे तो इनका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है जो पहले हो जाए वो जो है उतनी टाइम पीरियड तक यह पद पर बने रहेंगे। अब इसके साथ साथ यहां पर यह भी प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष जो है एक बार नियुक्त होने के बाद जो है यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। अब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि 2019 के पहले कंडीशन ये थी कि अध्यक्ष जो है एक बार नियुक्त कोई व्यक्ति हो गया है तो वह पुनर्नियुक्ति का जो है पात्र नहीं होता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो है अब ये जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र हो गए हैं। अब हम देखते हैं सदस्यों के संबंध में कि जो मेंबर्स हैं वो कितनी अवधि तक पद धारण करते हैं। तो यहां पर भी सिमिलर कंडीशन है कि भाई मेंबर जो है अपनी नियुक्ति से 3 वर्ष तक पद धारण करेंगे, और वही बात ध्यान रखिएगा 2019 के अमेंडमेंट के पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, अमेंडमेंट के बाद जो है 3 वर्ष कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ऐसे सदस्य जो है अगर 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेते, मतलब या तो 3 वर्ष पहले हो जाए या वह 70 वर्ष की आयु के हो जाए, तो उनको जो है पद मुक्त कर दिया जाएगा, उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। और सदस्य भी जो है यह भी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो यहां पर हम देखें कि अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है वह सिमिलर है। अब इसके बाद जो उपधारा 3 है, सब सेक्शन 3 है, यह कहती है कि अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर ना रहे जाने पर, मतलब जब ये अपने पद पर नहीं रहेंगे, इनका रिटायरमेंट हो जाएगा या किसी भी कारण से पद त्याग कर देंगे, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन के पात्र नहीं होंगे। मतलब एक बार इन्होंने जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में पद धारण कर लिया, तो उसके बाद जो है ये लोग जो है ना ही केंद्र सरकार में ना ही राज्य सरकार में कहीं पर भी कहीं और नियोजन के पात्र नहीं होंगे, इनको कहीं और नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो है धारा 6 में जो है यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ हम देखें अध्याय 5 की धारा 24, चैप्टर 5 की सेक्शन 24, इसके अंतर्गत जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा इनकी पदावधि भी यही है, जैसे कि अध्यक्ष जो है 3 वर्ष अपनी नियुक्ति से या फिर जब वह 70 वर्ष की आयु पूरी कर ले, इनमें से जो भी पहले हो जाए वो जो है अध्यक्ष जो है उतनी अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। इसी प्रकार से हम सदस्यों की बात करें तो सदस्य भी जो है 3 वर्ष तक पद धारण करेंगे या 70 वर्ष की आयु तक और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। और यहां पर यह भी कंडीशन है कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य जो है एक बार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो वह अपने पद पर ना रहने पर ना ही भारत सरकार में और ना ही किसी राज्य सरकार में किसी अन्य नियोजन का पात्र ऐसा व्यक्ति होता है। तो यहां पर जो है ये दोनों प्रोविजन सिमिलर हैं। अब इसके बाद जो है अगली सेक्शन जो है सेक्शन 7 जो कि प्रावधान करती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में कि कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन। अब बात को समझिएगा, कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां पर कि अध्यक्ष महोदय जो है या तो बीच में ही अपना टाइम पीरियड, अपना टेन्योर पीरियड कंप्लीट होने से पहले त्याग पत्र दे देते हैं, या उनको पद से हटा दिया जाए, या वो बीमार पड़ जाएं, या कोई और परिस्थिति के कारण जो है अपने पद पर कार्य ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति महोदय जो है क्या कर सकते हैं, अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा जो है किसी सदस्य को जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं
उसको जो है अध्यक्ष का पदभार सौंप सकते हैं, उसको जो है अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है जब तक कि नया जो है अध्यक्ष ना आ जाए, जब तक कि वो अगर बीमार हो गया तो वापस ना आ जाए, अगर वो कहीं बाहर चला गया है, अपने पदभार को नहीं संभाल पा रहा है, तब तक वो वापस ना आ जाए, तब तक के लिए जो है राष्ट्रपति महोदय अधिसूचना द्वारा जारी कर अधिसूचना द्वारा जो है किसी सदस्य को जो है अध्यक्ष का पदभार सौंप सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। अब इसी प्रकार के प्रोविजन जो है यहां पर सेक्शन 25 में प्रोवाइडेड है। यहां पर जो है जो कार्य करेंगे, जैसे हमने यहां पर बताया कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं अधिसूचना जारी करके, उसी प्रकार से यहां पर राज्यपाल महोदय जो है, अगर अध्यक्ष महोदय किसी भी कारण से अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं, बीमार हो गए हैं, त्याग पत्र दे दिया है, या और कोई परिस्थिति है जिस कारण से अपना पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल महोदय जो है अधिसूचना द्वारा अधिसूचना जारी कर जो है किसी सदस्य को जो है अध्यक्ष का पदभार सौंप सकते हैं, अध्यक्ष के कार्य के लिए उनको नियोजित कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में ये तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया अध्यक्ष ना आ जाए, या अगर वो बीमार है या छुट्टी पर है जब तक कि वह वापस ना आ जाए। तो इस प्रकार से यहां पर हम देखें अध्याय 2 और अध्याय 5 की ये धाराएं सिमिलर धाराएं हैं, हमको जो है दोनों को अच्छे से देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं आगे की धाराएं क्या कहती हैं। मित्रों, अध्याय 2 की जो आगे की सेक्शंस हैं, सेक्शंस 8 से लेकर सेक्शन 11 तक, और यहां हम बात करें अध्याय 5 के अंतर्गत जो है हमने अभी तक जो धाराएं देखी, उसके अलावा धारा 26 से लेकर धारा 29 तक की जो धाराएं हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक्ट को देख रहे हैं तो एक बार हम आपको मोटा मोटा इसमें बता देते हैं कि क्या क्या बातें हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह धाराएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, अध्याय 2 का चैप्टर 2 का जो सेक्शन 8 है, धारा 8 है, वो कहती है अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें तथा निर्बंधन। तो देखिए, सेवा शर्तें और निर्बंधन वही होंगे जो कि केंद्र सरकार राजपत्र में विहित करे या केंद्र सरकार जो बना दे। बस यहां पर ध्यान रखना है कि एक बार किसी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हो जाती है और उसकी जो जिन सेवा शर्तों पर उसकी नियुक्ति होती है, पद अवधि रहने तक, मतलब जब तक वह अपने पद पर रहता है, उन सेवा शर्तों में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अगर हम देखें राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत, तो हम धारा 26 को देखते हैं, सेक्शन 26 को देखते हैं, तो वहां पर भी यही सिमिलर प्रोविजन है जो हमने राज्य मानव अधिकार के धारा 8 के अंतर्गत देखा। अब इसके बाद जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो धारा 9 है, यह बताती है रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्रवाई अविधिमान नहीं रहना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आयोग के अंतर्गत जो अध्यक्ष या सदस्य हैं, वहां पर अगर कोई रिक्ति है, वहां पर कोई जगह खाली है, और उसके बाद भी अगर आयोग काम करता है, तो ऐसी स्थिति में वह कार्यवाही कभी भी अविधिमान्य नहीं होती है, वह कार्यवाही मान्य होगी। यही कि यही प्रावधान जो है, जो धारा 9 के प्रावधान है, वही प्रावधान अध्याय 5 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग पर भी लागू होंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्याय की जो धारा 29 है, सेक्शन 29 जो है, यह प्रावधान करती है कि जो धारा 9 और जो धारा 10 हम जो अगली देखने वाले हैं, इन दोनों धाराओं के प्रावधान जो है, यह राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए भी उपयोग किए जाएंगे। तो यहां पर हमने धारा 9 आपको बताई। अब इसके बाद जो धारा 10 है, यह बताती है प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। मतलब आयोग की जो प्रक्रिया होगी, जो जिस प्रोसेस से आयोग काम करेगा, उस प्रोसेस को जो है विनियमित कौन करेगा? आयोग स्वयं करेगा। तो यहां पर जो है अध्याय 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत जो प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है, वह किसके पास है? आयोग के पास स्वयं है। उसी प्रकार से अध्याय 5 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग के जो नियम है या जो कार्यवाहियां हैं, उनको विनियमित करने की शक्ति भी राज्य आयोग के पास है, क्योंकि धारा 29 ने, सेक्शन 29 ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि धारा 10 के प्रावधान जो है, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए है, वही प्रावधान राज्य मानव अधिकार आयोग पर भी एप्लीकेबल होंगे। अब इसके बाद जो अगली धारा है, धारा 11, यह बताती है
आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कौन अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, कुल मिलाकर देखिए जब कोई आयोग बना है तो उसको कार्रवाई करने के लिए अपना स्टाफ तो चाहिए। तो स्टाफ क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में व्यवस्था धारा 11 में की गई है। वहीं हम अगर धारा 27 को देखें, मतलब कि राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में देखें, तो धारा 27 बोलती है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारी। तो यहां पर भी वही बात है, मतलब कि अगर हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए देखें तो यहां पर जो है धारा 11 में आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी बताए हैं। वहीं हम धारा 27 देखें तो यहां पर भी राज्य आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दिमाग में याद रखने के लिए है। अगली जो सेक्शन है हमारे अध्याय 5 की, वह है धारा 28 सेक्शन 28। यह बोलती है राज्य आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन, मतलब राज्य आयोग जो है अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को जो है हर वर्ष में एक बार देगा और इसके बाद जो है विशेष अंतरालों पर देता रहेगा। तो आप इसको जो है केवल नॉलेज के लिए देख लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके बाद जो है अगली सेक्शन है राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत धारा 29 की सेक्शन 29। अब इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रक्रिया, शक्तियां क्या होंगी, इसका उल्लेख एक्ट में नहीं है, लेकिन इसमें सेक्शन 29 यह डायरेक्शन दे देती है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए जो शक्तियां हैं, जो कि धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में जो शक्तियां दी गई हैं, वही की वही शक्तियां जो है राज्य मानव अधिकार आयोग की भी होंगी, क्योंकि सेक्शन 29 इन शक्तियों को राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए भी डायरेक्शन दे देता है कि यही शक्तियां जो है राज्य मानव अधिकार आयोग भी करेगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये सारी व्यवस्था यहां पर की गई है, हमने आपको बताया, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज और हम आपको बता दें कि जैसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेट यहां पर चल रहा है। देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हमने धारा 3 देखी और इसके साथ साथ हमने धारा 21 देखी राज्य मानव अधिकार आयोग में, समझिएगा। तो इनको लर्न करने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि देखिए ये है 2+1, याद हो गया। यहां पर हमने धारा 4 देखी, सिमिलर धारा हमने 22 देखी, तो यहां पर है 2+2, बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद करने में आसानी। यहां पर हमने धारा 5 देखी थी और यहां पर हमने धारा 23 देखी, दोनों सिमिलर हैं, 2+3, याद हो गया। इसके बाद हमने धारा 6 देखी और उसके साथ साथ हमने जो है यहां पर, अच्छा धारा 6 में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो इतनी धाराएं जो हैं, जो हमने अभी आपको बताई, ये धाराएं आपस में सिमिलर हैं और इनका एक ऑर्डर है जो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर और देखिए, धारा 6 के लिए भी देखिए, यहां पर धारा 6 और धारा 24 ये दोनों भी सिमिलर हैं और इसको भी हम इसको ऐसे रख सकते हैं 2+4। तो इस तरह से आप ये सेट जो है याद कर सकते हैं, आपको एग्जाम में याद कर जो है हेल्पफुल रहेगा याद करने के लिए। तो मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो है अध्याय 2 और अध्याय 5 को देखा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। अब बाकी के बचे हुए जो लास्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं मित्रों हमारे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।